started recording. थैंक यू सो मच। सो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले तो मैं साथियों को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अगर कैमरा ऑन कर रहे हैं तो आप स्थिर होके बैठिए, और अगर आपका कैमरा ऑन है तो रिक्वेस्ट है मीटिंग का डेकोरम जरूर मीट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान भी हाजिर नाजिर है। हम लोग मंदिर भी जाते हैं तो अच्छी तरह से बैठते हैं, और यहाँ पे भगवान है हमारे बीच। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, if you are not in a position to be sharing your picture, please switch off the camera. And if you are moving around, then also please switch off the camera. धन्यवाद। ओके, सो मेरा आज का टॉपिक है कि अल्कोहलिज्म एक गेटवे है बाकी सब बीमारियों का। और मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि भगवान की क्या आज्ञा है, आज इस टॉपिक को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए। और मेरा अगर अपना ह्यूमन दिमाग लगाऊं तो इतने सारी चीजें एकदम कौन के दिमाग में आई कि अरे ये भी बोलो, ये भी बोलो, ये भी बोलो। लेकिन ये इतनी भयंकर और इतनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है जिसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में ही संकेत दिया जाए, और इसका कभी विवरण करने का मौका मिलेगा तो इसका आगे का विवरण भी मैं देना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ अल्कोहल और इंडिविजुअल के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि शुरुआत तो एक इंसान से ही होती है, इकलौते यूजर से शुरू होती है। तो अल्कोहलिज्म असर कैसे करता है? जैसे ही अल्कोहल मेरे हलक के नीचे जाती है, it immediately from the stomach itself it starts getting absorbed into the bloodstream, और bloodstream से इसको भेजे में पहुंचने के लिए कुछ सेकंड मात्र लगते हैं। और जैसे ही अल्कोहल मेरे दिमाग में जाती है तो मेरे दिमाग में जो जजमेंट सेंटर है, जहाँ पे मैं मेरा ब्रेन का वो पार्ट जहाँ से मैं सही गलत का फैसला लेती हूँ, वो पार्ट जो जहाँ से मैं जजमेंट बनाती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पार्ट जहाँ पे मेरी शर्म छुपी है, जहाँ से मैं ये देखती हूँ कि मुझे समाज में ऐसा क्या करना है जो मैं खुलासा करके कर सकती हूँ या जो मुझे छुपाना है। ये सारे एरियाज जो है मेरे ब्रेन के, ये अफेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही मेरा जजमेंट सेंटर, इनहिबिशन सेंटर या मेरी डिसर्नमेंट सेंटर्स जो है अफेक्ट होते हैं, वैसे ही मेरी सोच में और मेरे व्यवहार में फर्क आ जाता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम किसी न्यूकमर से पूछें या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जो अल्कोहलिज्म से बहुत जानकारी नहीं रखते हो उसके बारे में, वो अक्सर यही बोलते हैं कि अल्कोहल अफेक्ट्स द लिवर। लेकिन अल्कोहल लिवर में बाद में जाती है, सबसे पहले ये दिमाग में जाती है, सबसे पहले ये ब्रेन में जाती है। और जिस तरह से अल्कोहल ब्रेन पे कब्जा कर लेती है, इस तरह इसी के आगे चलते ये हमारे ब्रेन के को एक्चुअली श्रिंक कर देती है। ब्रेन में एक्चुअल सेल्यूलर मैटर का लॉस भी हो सकता है। इसके चलते आगे चल के और बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ चीजें होती हैं जैसे कि टॉलरेंस बढ़ जाता है। टॉलरेंस माने कि जो काम पहले एक पैक अल्कोहल से होता था, अब उसके लिए मुझे 2, जो काम 2 से होता था उसके लिए 4, और 4 का काम अब 8 पैक करते हैं। तो मेरी क्षमता जो होती है अल्कोहल के लिए वो बढ़ती जाती है। और विड्रॉल आ जाता है, जहां जैसे ही मैं अल्कोहल छोड़ती हूँ या सोचती हूँ कि आज मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगी, तो उसके बाद मेरे शरीर में एक प्रक्रिया शुरू होती है जहां मुझे लगता है कि नहीं, मुझे दारू पीनी है। एक मन में बेचैनी होती है, शरीर में हरारत होने लगती है, और मन और शरीर दोनों अग्रसर होते हैं अगले पैक की तरफ, जिसे हम विड्रॉल कहते हैं। और फिर एक्टिव क्रेविंग शुरू होती है, जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत खूबसूरती से नाम दिया है गया है एलर्जी का, कि मैं एक पैक पीती हूँ तो उसके बाद में मुझे और पैक पीने पड़ते हैं, और ज्यादा की डिमांड होती है। इसके साथ ही मेरे व्यवहार में प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे कि झूठ बोलना शुरू हो जाता है, चोरी करना शुरू हो जाता है, छुपाना शुरू हो जाता है। और क्योंकि दिमाग का वो सेंटर भी इफेक्ट हो गया है जहाँ पे मुझे सही गलत का फैसला करना होता है, क्योंकि वो ब्रेन सेंटर भी अफेक्टेड है, मुझे ये
सोचना मेरे लिए आसान हो जाता है कि आज अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगी ना तो इट इज ओके, कुछ नहीं होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाती है, लेजीनेस, हमारे इसमें हम इसे लेजीनेस का ही करार देते हैं, इट्स अ डिफेक्ट, स्लॉथ बोलते हैं इसे। स्लॉथ आ जाता है शरीर में, एक बहुत इनर्शिया बैठ जाता है, कुछ काम नहीं किया जाता। और इसी के चलते मेरे रिलेशनशिप अफेक्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी मैं किसी इंसान को दे सकती हूँ वो एनर्जी अब मुझे किसी पदार्थ को देनी है, जैसे कि शराब। अगर मैं शराब पे सही वक्त पे संयम से कंट्रोल नहीं कर पाती, उसे समझ नहीं पाती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे मेरी ब्रेन, एक्चुअल फिजिकल ब्रेन में डिटीरियोरेशन होने लगती है। धीरे धीरे दिमाग में जो ब्रेन मैटर है, द सेल्स, दे स्टार्ट डिटीरियोरेटिंग। जब बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस बढ़ जाता है तो और भी चीजें आती हैं, जैसे कि अल्कोहल इंड्यूस्ड स्किज़ोफ्रेनिया, अल्कोहल इंड्यूस्ड बाइपोलर, अल्कोहल इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर्स। अल्कोहल बाय नेचर एक डिप्रेसेंट है, जिससे कि जो मेरे सोचने की, महसूस करने की शक्ति है वो कम होती है, मुझमें दुखीपन ज्यादा इंड्यूस होता है। और अगर किसी की प्रवृत्ति पहले से ही है कि वो इंसान थोड़ा सा उदासीन होता है या किसी वजह से परेशान होता है, अब आप इमेजिन कीजिए कि वैसे ही मुझे परेशानी हो रही है, ऊपर से मैंने उसके ऊपर डिप्रेशन डाल दिया है, तो वो मुझे और परेशान करने लगती है। और आगे चल के एंजाइटी होने लगती है, अरे काम पे नहीं पहुंचा, रिलेशनशिप, आज गर्लफ्रेंड का फोन मिस हो गया, वो क्या बोलेगी, बीवी घर पे इंतजार कर रही होगी, जैसे ही घर पहुंचूंगा दारू पी के बरस पड़ेगी, या आ, मैं अपने घर में क्या बताऊंगी, माँ बाप मेरे क्या सोचेंगे, या यू नो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ देगा अगर उसे पता चला कि मैं दारू पीती हूँ, मैं मदद कैसे मांगू। तो अलग अलग प्रकार से एक एंजाइटी भी शुरू हो जाती है अपनी डिजीज को लेकर के। और ये सब चीजें जो है हमें काफी बार अग्रसर करती हैं और पदार्थ लेने के लिए। जैसे शराब के साथ अक्सर देखा गया है कि लोग निकोटीन भी लेते हैं, और ये एक बहुत ही कॉन्ट्ररी सी चीज है, मतलब समझ नहीं आती ये चीज कि ये कैसा होता है कि आप शराब भी पी रहे हो और सिगरेट भी पी रहे हो एक ही वक्त पे। क्योंकि शराब जो है वो हमारे पूरे पर्सनालिटी को डिप्रेस करता है, और सिगरेट जो है हम उत्तेजना पैदा करने के लिए, थोड़ा सा रश महसूस करने के लिए पीते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक बॉडी जिसके अंदर हम एक ही साथ में एक उत्तेजक पदार्थ डाल रहे हैं और एक डिप्रेसेंट डाल रहे हैं, तो वो बॉडी किस तरह से बेचारी रिएक्ट करेगी। और वो इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि मैं इसको संभालूं या उसको संभालूं, डू आई गेट डिप्रेस्ड और डू आई गेट एजिटेटेड एंड एक्टिवेटेड। तो बॉडी रिएक्ट्स इन वेरी मेनी डिफरेंट वेज, और उसमें खास जो तरीके हैं हमारे, जो हम लोगों सबको पता है कि हमें ब्लैकआउट्स होने लगते हैं, पास आउट्स होने लगते हैं, या नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है बिना अल्कोहल के। जब इंसोम्निया सेट इन हो जाता है तो हम कहते हैं अरे अल्कोहल से मेरा काम नहीं हो रहा, एक गोली ले लेते हैं। डॉक्टर अक्सर एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेसेंट्स हमको एडमिनिस्टर कर देते हैं, और इसी तरह से एक और लत हमारे जीवन में प्रवेश करती है, जो है अपने आप को एक दूसरे केमिकल से फिक्स करने की जरूरत। मैं ये नहीं कहती कि सबको ये लत लगती है और हमें बिल्कुल भी दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। जहाँ पे डॉक्टर्स जो जानकार हैं, एडिक्शन के जानकार डॉक्टर्स हैं, जब वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो जरूर लेनी चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक तरफ हम अपने आप को डिप्रेस करने वाला पदार्थ डाल रहे हैं जैसे कि अल्कोहल, और दूसरी तरफ हम एक पदार्थ डाल रहे हैं जो हमें एंटी डिप्रेसेंट, जो हमें डिप्रेशन से निकाले, तो हम अपने आप को और ज्यादा कंफ्यूज करते जा रहे हैं। अक्सर ऐसा भी होता है जब हम एक से ज्यादा पदार्थ लेने लगते हैं तो हमारी संगत भी बदली हो जाती है। जो हम सुसंगत रखते थे पहले, वो धीरे धीरे अब हमारी संगत में ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे ही तरह पदार्थ यूज करते हैं। और इनमें से कुछ लोग होते हैं जो पदार्थ का विक्रेता भी होते हैं,
उनका इरादा सिर्फ ये होता है कि किसी तरह आप उनका जो विशेष उनकी कमाई का जो स्रोत है आप उसकी तरफ अग्रसर हो, और धीरे धीरे ये सब चीजें भी लाइफ में आने लगती हैं. बट not only is these are some of the effects of alcoholism, and some of the other things which can enter my life because there is already alcohol present over there. दूसरी जो बीमारियां आती हैं वो सोशल बीमारियां हैं. जैसे जब ब्रेन में इनहिबिशन खत्म हो जाती है, यानी कि शर्म हमारी खत्म हो जाती है, हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं जब हम शराब के नशे में धुत होते हैं. जो चीज आप बिना शराब पिए हुए कभी सोचेंगे नहीं, जैसे किसी लड़की को छेड़ना या किसी के साथ बदतमीजी करना या ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो आप कभी ना सोच भी नहीं सकते कि आप उस भाषा का प्रयोग करोगे, लेकिन सडनली जुबान के ऊपर से और शर्म के ऊपर से सारे ताले हट जाते हैं और हम वो चीजें भी करना शुरू करते हैं जो हम नहीं करना चाहते. लोग कहते हैं कि दुनिया में कार्डियक डिजीज यानी हार्ट अटैक बहुत बड़ा किलर है. उसके बाद लोग अगर पूछें तो लोग अक्सर जवाब देते हैं कैंसर. कैंसर इज द सेकंड बिगेस्ट किलर आफ्टर हार्ट अटैक. बट एक्चुअली अल्कोहल शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, क्योंकि अल्कोहल से जो डायरेक्टली अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई थी वो अल्कोहल से डायरेक्टली हमें होती हैं, लेकिन जैसे कि ब्रेन का अफेक्ट होना, स्किज़ोफ्रेनिया, टॉलरेंस विड्रॉल बिहेवियर्स जैसे कि लाइंग, चीटिंग, हाइडिंग, ये सब डायरेक्टली होते हैं अल्कोहल की वजह से. लेकिन अल्कोहल की वजह से इनडायरेक्टली भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि छेड़खानी करना, पुलिस स्टेशन जाना या लोगों की नजर में गिर जाना, और इससे हमारे सोशल सर्कल्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं. जैसे ही सोशल सर्कल्स लिमिट हो जाते हैं तो आइसोलेशन बढ़ती है. And this is the disease of alcoholism. It is a disease which isolates you from yourself. It isolates you from the society. और इसका जो दर्द होता है ये हम समझ नहीं पाते हैं उस वक्त. एटलीस्ट मैं नहीं समझ पाई थी, क्योंकि जब मैं दारू पी रही थी तो ये सब चीजें जो थी ना मुझे सही लगती थी. मुझे लगता था कि तो क्या हो गया अगर मैंने छोटा सा झूठ बोल दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ, तो फोन करके बोल दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है. या फिर किसी दोस्त को बोल दिया कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है, जरा मुझे शराब ला के दे देना, शर्म हट गई. या बॉस के साथ में तू मैं करना, माँ के सामने गलत भाषा का प्रयोग करना या गलत आचरण रखना, ये सब चीजें मुझ में आई थी और इस बात का मुझे एहसास है. उस वक्त मुझे लगता था मैं कुछ गलत नहीं कर रही. मुझे ऐसा लगता था जब मैं माँ को जवाब देती थी. एक बार मैंने अपनी माँ को कहा था, वो डायरेक्टली मुझसे नहीं बोल पाती थी, लेकिन वो मेरी अलमारी में जाके खोजबीन करती रहती थी. तो मैंने माँ को ना बोल के मेड को खूब डांट लगाई थी और मेड को ये बोला था, तुम्हें याद है तुम्हारी सैलरी कौन देता है? तुम इस घर में इसीलिए हो कि क्योंकि मैं कमाती हूँ और मैं तुम्हें सैलरी देती हूँ. अगर तुम किसी और की बात सुनोगी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी. मेरे अलमारी में आगे से जाके कोई खोला ताली करने की जरूरत नहीं है. सुना मैं माँ को रही थी, डांट मेट को दिया, और मुझे लगा कि मैं एकदम सही कर रही हूँ. मैं एडल्ट हूँ, मेरी प्राइवेसी होनी चाहिए. मैं खुद का कमाती हूँ, खुद का खाती हूँ. अगर मैं दारू पी रही हूँ तो ये मेरा निजी मामला है, इसमें मेरी माँ को बोलने का कोई हक नहीं है. और मेड को भी समझदार और एकदम सतर्क रहना चाहिए कि मेरे साथ कोई गलत बात ना करे. लेकिन गलत तो मैं थी. और मैं गलत क्यों थी? क्योंकि मैंने शराब पी हुई थी. अगर मैं होश में रहती तो मैं ये सब बातें नहीं बोलती. तो जब मैं शराब पी रही थी तो ये सब चीजें मुझे सही लग रही थी. झूठ बोलना, चोरी करना, छुपाना अपनी डिजीज को, बहाने बनाना, ये सब एकदम सही लगता था. और मैं बोलती थी तो क्या हुआ अगर, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया. अब तो मैं एडल्ट हूँ, अब तो मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हूँ. लेकिन ये जिंदगी
जिंदगी जीना नहीं था, ये जिंदगी से भागना था। जिंदगी जीना तो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने सिखाया और मेरे दूसरे प्रोग्राम ACA ने सिखाया। These were the things that happened directly as a result of alcoholism. एक और चीज का मैं बताना चाहूंगी कि डायरेक्टली ड्यू टू अल्कोहलिज्म पीपल कैन ऑल्सो स्टार्ट हैविंग हेलुसिनेशंस। नशे की हालत में हमें वो चीजें दिखती हैं जो एक्चुअली में होती नहीं है, जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन विजुअल भी होते हैं कि जिसमें हमें कोई लोग दिखाई देते हैं जो है नहीं, और ऑडिटरी भी होते हैं जहाँ पे हमें यू नो आवाजें सुनने लगती हैं, और साथ ही साथ में ऐसे भी हेलुसिनेशंस होते हैं कि जैसे शरीर के ऊपर चींटियां रेंग रही हैं। पैरानोया भी आ जाता है, ऐसा लगता है कि सारे लोग ना मेरे अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं, मेरी फैमिली सारी मिली हुई है, सबको मेरे से चिढ़ है, तो इसीलिए वो मेरे पैसे हथियाना चाहते हैं, इसीलिए वो मुझे रिहैब भेजना चाहते हैं क्योंकि वो मेरे पैसे हथिया लेंगे। या मेरी बीवी मेरा सम्मान नहीं करती है, इसीलिए उसने डॉक्टर को जाके बता दिया कि मैं दारू पीता हूँ क्योंकि उसको मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये पैरानोया एक क्रिएट होने लग जाता है दिमाग में कि दुनिया मेरे अगेंस्ट है और कोई ना कोई मेरे अगेंस्ट साजिश रची जा रही है। ये भी एक प्रकार की बीमारी ही है। सो एंड ऑन द टॉप ऑफ माय लिस्ट टुडे in terms of causes of death are heart diseases and cancer. ये दोनों ही चीजें अल्कोहलिज्म से होती हैं। Alcohol affects the heart, it affects the heartbeat, it strains the muscles of the heart. And cancer are 7 different types of cancer. 7 अलग-अलग प्रकार के कर्क रोग डायरेक्टली अल्कोहल से होते हैं। So not only has alcohol started affecting my brain, it has started affecting my personality, but then slowly it affects each and every organ. Next in the list of most people who are drinkers and who die of alcoholism usually die of cirrhosis, लिवर के खराब होने के कारण। ये मेरी एक हमेशा ऑब्जर्वेशन रहती है और थोड़ा सा दुख भी होता है कि जब एक अल्कोहलिक मरता है तो उसके लाइफ सर्टिफिकेट पे ये कभी नहीं लिखा जाता, कभी नहीं लेकिन मोस्टली ये नहीं लिखा जाता कि वो अल्कोहलिज्म की वजह से मरा है। उसके डायग्नोसिस होता है डिस्टेंडेड लिवर और या डिस्टेंडेड सिरोसिस ऑफ द लिवर, या फिर किडनी की प्रॉब्लम दिखाई जाती है, रीनल फेलियर। लेकिन ये नहीं लिखा जाता कि दिस पर्सन हैड रीनल फेलियर बिकॉज ही वाज ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, और ही हैज लिवर सिरोसिस व्हिच वाज इंड्यूस्ड ड्यू टू एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल चाहे डेथ सर्टिफिकेट में आए ना आए, लेकिन आप और हम जो इन कमरों में मौजूद हैं, हम सब जानते हैं कि अल्कोहल डायरेक्टली इन सब चीजों का कारण बनती है। ये एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो चीजें होती हैं एज अ गेटवे टू अदर डिजीजेस एंड अदर एडिक्शंस का मैंने एक बात बोली, लेकिन क्या सिर्फ एक अल्कोहलिक अल्कोहल से बीमार होता है? बिल्कुल भी नहीं। एक अल्कोहलिक एक नॉर्मल इंसान की तरह रहता है। जब कोई उसका पार्टनर उसे चूज करता है अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, तो कोई लड़का या लड़की ये नहीं देखते कि मेरा जो पार्टनर है वो एक अल्कोहलिक है। उनको एक नॉर्मल सा इंसान दिखता है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। और एक नॉर्मल सी लड़की या एक नॉर्मल सा लड़का एक अल्कोहलिक के साथ पार्टनरशिप में चले जाते हैं जिसका अल्कोहलिज्म बाद में दिखता है। कोई एक घटना होती होगी उनके लाइफ में जिससे अल्कोहल उनकी जिंदगी में प्रवेश करती है और उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है हमेशा हमेशा के लिए। जिस पार्टनर से उन्होंने कभी कोई अपशब्द नहीं सुना, जिसको उन्होंने कभी किसी गलत हालत में नहीं देखा, सडनली वो सब हरकतें शुरू हो जाती हैं और जो पार्टनर होता है वो उसको समझ में भी नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। आज की डेट में हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग मौजूद होंगे जो ऐसे परिवारों से आते हैं जहां पे पहले से ही अल्कोहलिज्म है। ये कहानी शायद उन लोगों के लिए अप्लाई नहीं करती जिन्होंने पहले अल्कोहलिज्म नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने अल्कोहलिज्म देखा है
वो आगे की जो मैं अपनी बारे में शेयर करना चाहूंगी उससे बहुत आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो व्हेन माय फादर वाज द अल्कोहलिक, हम लोग सबको ये लगता था कि पिताजी शराब पीते हैं इसलिए पिताजी बुरे हैं, और उनके कारण जो है हमारा सारा घर जो है वो तहस नहस हो रहा है। हम उनको ही ब्लेम करते थे। हमें लगता था कि ये इंसान अगर शराब पीना छोड़ देगा तो हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं था। पिताजी तो शराब पीते थे, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में मम्मी के भी रिस्पॉन्सेस कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। और इसलिए नहीं कि वो बुरी इंसान थी या पिताजी बुरे इंसान थे क्योंकि वो दारू पीते थे, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट मी दैट दिस इज नॉट अ मॉरल इशू। ये सही गलत और अच्छे बुरे का की बीमारी नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, बहुत अच्छे लोगों को भी होती है और बहुत बुरे लोगों को भी होती है। तो इसमें सही और गलत और अच्छे बुरे का बात नहीं है, लेकिन जो प्रतिक्रिया है, जो जब समझ नहीं आता कि हम किस चीज के साथ डील कर रहे हैं, तो सामने वाला बंदा जो प्रतिक्रिया करता है, जैसे मेरी माँ ने की, वो भी बहुत हार्मफुल होती है। और ये उनमें पहले नहीं था। वो जब अल्कोहलिज्म के प्रवेश से पहले मेरी माँ एक स्कूल टीचर थी। मैंने उनकी बहुत सुंदर तस्वीरें देखी हैं, जो किसी दिन मैं एक प्रेजेंटेशन में पेश भी करना चाहूंगी कि किस तरह से एक हंसता खेलता परिवार बिखर बिखर के चूर चूर हो गया क्योंकि अल्कोहल ने पूरा उस पर कब्जा कर लिया। तो वो एक टीचर थी। उन्होंने अपने जमाने में इन द 60s, लेट 50s एंड 60s, फॉर अ वुमन टू डू बीए बीएड, जो उसमें उस वक्त आई थिंक इसको बोलते थे चतुर्वेद या ऐसे करके कुछ उसकी उपाधि होती थी। तो उन्होंने बीए बीएड का इक्विवेलेंट किया हुआ था। वो पढ़ने के लिए उदयपुर गई थी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, और केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी। ये बातें मैं उनके बारे में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और मैं अपने पेरेंट्स के बारे में शेयर कर रही हूँ इन एंड एज अनोनिमस वे एज पॉसिबल। मैं अपने परिवार वालों की अनोनिमिटी को भंग नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपनी कहानी रख रही हूँ आपके सामने। तो as a teacher, she had the chance to influence people. केंद्रीय विद्यालय का जॉब हम जानते हैं कि एक सरकारी नौकरी होता है और ये एक परमानेंट नौकरी में तब्दील हो जाता है। तो उनको एक परमानेंट नौकरी मिल सकती थी। लेकिन उस वक्त के जो हालात थे, उनमें अक्सर औरतों को काम के लिए मना ही करते थे, और ये कहा जाता था कि आप घर की जिम्मेदारी लें, आप घर को संभालिए। और जब घर में 4 बेटियां थीं तो माँ के ऊपर घर का बोझ ज्यादा हो गया और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसी दौरान मेरे पिताजी का अल्कोहलिज्म भी बहुत आगे चला गया था, जिसमें उन्होंने घर पे वायलेंस शुरू कर दिया था। अ, जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हम अक्सर सोचते हैं कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया, वो तो अच्छे भली नौकरी थी उनके पास में, छोड़ देती, या अपना शी कुड हैव सॉट अ सेपरेशन और शी कुड हैव कंटिन्यू टू वर्क, कम से कम नौकरी तो नहीं छोड़नी चाहिए थी। लेकिन यही बीमारी है। दिस इज द सेकेंडरी लेवल ऑफ डिजीज। The first level was the one which happens to the individual themselves. The secondary level of the disease is what happens to their loved ones. जो माता पिता जिन्होंने कभी शायद अल्कोहल अपने जिंदगी में ना पी हो, उनका बेटा सडनली एक एडिक्ट बन जाता है जो सारा टाइम दारू दारू करता है, अ, उनके लिए ये समझ पाना मुश्किल होता है कि इसके साथ कैसे डील करें, और उनमें अलग प्रकार की बीमारी आती है। मेरी माँ में बीमारी आई कि उन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया। उन्होंने वो वायलेंस और अल्कोहल के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए और ये सोचा कि ये चीज अपने आप ठीक हो जाएगी अगर मैं किसी ना किसी तरह से अपने अल्कोहलिक को और कंट्रोल दूं और प्यार दूं। और जब उनका प्यार काम नहीं किया तो माँ ने कंट्रोल शुरू कर दिया। ये कंट्रोल कैसे आता है? विक्टिमाइजेशन के रूप में, अपने आप को एक विक्टिम प्रेजेंट करने के रूप में। मैं ये नहीं कहती कि वो विक्टिम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो हालातों को चेंज कर भी सकती थी, दैट इज वेयर द पावरलेसनेस क्रेप्ट इन, द लर्न्ड हेल्पलेसनेस, कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता। और वो उन चीजों को करने में भी अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करती थी जहां पे वो एक्चुअली में शी कुड हैव डन समथिंग
but she just did not understand her own power. She became, she learned to be helpless, and because being helpless got her sympathy, being helpless got her, got her support, and so she continued to stay helpless till the time that that control started coming on to me. मैंने भी ये बात को कभी रियलाइज नहीं किया कि हम सभी अल्कोहलिज्म की डिजीज में भागीदार होते हैं। अगर अल्कोहलिक अपनी मनमानी कर रहा है तो उस मनमानी को सहने वाला वो भी उस डिजीज में भागीदार बन जाता है। ये कहते हुए बहुत दुख होता है क्योंकि आई वॉज 22 when my father died of alcoholism. उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी ये नहीं लिखा कि वो अल्कोहलिज्म से मरे, लेकिन he died alone. He could not, we had all deserted him at that time. We just couldn't live with him. And all our sympathies were with our mother कि अरे उनको इतना मारते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन हमने इस बात को कभी नहीं रियलाइज किया कि पापा के ऊपर भी बहुत प्रेशर्स थे। पापा के ऊपर प्रेशर्स किस तरह के थे कि 4 बेटियां हैं, 4 बेटियों को सेटल करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिड 80s टू 90s की बात कर रही हूँ। तो उस दौरान औरतें इतनी ज्यादा हम लोग एनकरेज नहीं करते थे औरतों को आगे आने के लिए। तो बेटियों को सेटल करना, उनकी डाउरीज देना, उनकी अच्छी शादियां करवाना, उनके ऊपर ये प्रेशर था। उनके ऊपर और प्रेशर्स थे कि उनको समाज में अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना के रखना था। he did not have any support from his family. He had settled all of his sisters in marriage. He had settled his brother in his education. और फिर ब्रदर से उनकी लड़ाई झगड़े होके वो लोग भी सेपरेट हो गए। So he was alone and he had no good coping mechanisms. So it was 2 people who were equally ill, जैसे कि मेरे पिताजी और दूसरे मेरी मम्मी। दोनों ही इक्वली बीमार थे। एक शरीर से बीमार थे और एक अपनी सोच से बीमार थे। और इस सेकेंडरी लेवल में बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं जो हम प्रतिक्रिया में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जब अल्कोहलिक अपने अल्कोहलिज्म के नशे में धुत, डिजीज में चूर चूर डूबा हुआ अपने उनके तमाशे चल रहे होते हैं, तो अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए कई बार जो करस्पॉन्डिंग फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कुछ और बिहेवियर्स करने लग जाते हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स, जैसे कि हाइपोकॉन्ड्रिया, हमेशा बीमार रहना। कि कई मेरे दूसरे फेलोशिप में लोग आते हैं, जब हम बात करते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया की, आपकी फैमिली कैसी थी, तो वो बताते हैं कि मम्मी हमेशा बीमार रहती थी। अब मम्मी क्या बीमार रहती थी या मम्मी सच्ची में बीमार रहती थी या उनको लगता था कि वो बीमार हैं ताकि लोग उनको अटेंशन दे। तो ये बीमारी होती है हाइपोकॉन्ड्रिया की, जिसमें एक इंसान हमेशा किसी ना किसी रोग के भ्रम में रहता है कि शायद मुझे ये बीमारी है, शायद मुझे डिप्रेशन है, शायद मुझे एंजाइटी है, शायद मुझे सर दर्द है, शायद मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा बताते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रिपोर्ट सारी सही है, आप एक्सरसाइज करें, धूप खाएं और खुश रहें। और खुश रहा नहीं जाता तो पति या पत्नी अल्कोहलिज्म में डूबे हुए हैं तो वो हमेशा निरंतर अपने आप को बीमार प्रेजेंट करते हैं। दूसरी बीमारी आती है परफेक्शनिज्म और कंट्रोल की, कि अगर मैं चीजों को एकदम सही कर पाऊं, रोटी एकदम गोल बननी चाहिए, कमरा एकदम नीट एंड क्लीन रखा होना चाहिए, कपड़ों की प्रेस एकदम एन ऐसी होनी चाहिए, तो वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं या करते हैं बाय कंट्रोलिंग दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा या फिर बिहेवियर ऐसा ही होना चाहिए। बच्चों को कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे तो पापा खुश होंगे या मम्मी खुश होंगी और वो दारू नहीं पियेंगे और उससे घर का माहौल सुधर जाएगा। तो एक कंट्रोल और परफेक्शनिज्म की बीमारी आती है।
और ये बीमारी इतनी भयंकर है कि इससे टर्शरी लेवल ऑफ डिजीजेस होती हैं, जिसके बारे में मैं आगे खुलासा करती हूँ। कुछ फैमिली मेंबर्स जो होते हैं जो अल्कोहलिज्म को नहीं समझ पाते हैं, दे टर्न ऑल्सो टू रिलीजन, एंड अल्ट्रा रिलीजियस होना भी एक प्रकार की बीमारी होती है। हमें लगता है कि हम अगर भगवान से गुहार करेंगे, सारा दिन प्रार्थना करेंगे, तो जीवन ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि भगवान के बगैर हमारा रिकवरी तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ डिफरेंट एक्शन। अपने आप को रिचुअल्स में खो देना, व्रत में खो देना, या बहुत ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज की, हमेशा सत्संग ही सुनना। लेकिन सत्संग सुनना और सत्संग करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो अल्ट्रा रिलीजियस, अल्ट्रा प्यूनिटिव, बहुत ज्यादा पनिशमेंट वाला, कि दूसरों को जो पार्टनर होते हैं वो अक्सर अपने लाइफ पे कंट्रोल एक्सर्ट करने के लिए अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो पति पे या पत्नी पे ना निकाल के हम बच्चों पे निकालते हैं। मारपीट करना, पनिश करना, कमरे में बंद कर देना, खाना नहीं देना, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत बड़ा औजार है। कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। सबसे बड़ी पनिशमेंट अगर हम किसी को दे सकते हैं तो वो है कि हम उनसे बात ही ना करें, एकदम साइलेंट हो जाए। और ये पनिशमेंट हमारे जो करस्पॉन्डिंग फैमिली में, जिन्हें हम पैरा अल्कोहलिक्स बोलते हैं, पैरा अल्कोहलिक यानी शराबी जैसा होना, तो उनमें ये डिजीज आ चुकी है। जो हमारे में अल्कोहल पी के आती है, उनमें वो बिना पिए भी वो डिजीज ने प्रवेश कर लिया है। एक और बीमारी होती है जो बहुत से हम लोग फेमिलियर होंगे इस बात से, सेक्स एंड लव एडिक्शन। अपनी अटैचमेंट, अफेक्शन या प्यार की जरूरत को पूरा करने के लिए हम गलत रिश्तों में और गलत जगह पे प्यार ढूंढने लग जाते हैं। ये अपनी मैरिज को फिक्स ना करके या अपनी रिलेशनशिप को फिक्स ना करके या उसका सच ना देख के हम दूसरे लोगों में वो ढूंढने लग जाते हैं जो हमारे जीवन में नहीं है। और कई बार ये जो है ये एक गलत रिलेशनशिप या एक गलत तरीके से होता है, जो भी एक बीमारी है। सेक्स एंड लव एडिक्शन इज अ रियल डिजीज, इट इज नॉट कि चरित्र की बीमारी नहीं है ये एक एक्चुअल मेंटल इलनेस है। जब हमें जो जीवन में नहीं मिल रहा होता है उसकी हम खोज बाहर करते हैं, और एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में सिर्फ उस हाई के लिए, कि जब प्यार में पड़ते हैं तो पहले बड़ा मीठा सा जो प्यार होता है ना, जो एक्सपेक्टेशन होती है और कुछ चीकू एक हनीमून पीरियड होता है, उस प्यार को, उन पलों की तलाश में हम एक से दूसरी रिलेशनशिप में घूमते रहते हैं। या सिर्फ शरीर या वासना, उसके लिए भी जो हम एक से दूसरे रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ये भी एक बीमारी है। और ये बीमारी दोनों अल्कोहलिक और करस्पॉन्डिंग पार्टनर्स में आ जाती है जब घर पे भावनाओं का कदर नहीं होता, या हमारी जो भावनात्मक जरूरतें हैं वो जब घर पे पूरी नहीं होती, तो हम उनके लिए बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं, विच ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिजीजेस such as mood disorders or personality disorders, like onset of attention seeking. So ये सब चीजें जो हैं, these are the secondary level of direct body and mind addictions, जो हम एक करस्पॉन्डिंग जो हमारे पार्टनर होते हैं उनके साथ में होती हैं। और एक थर्ड लेवल ऑफ डिजीज आती है जिसमें हम अल्कोहलिज्म अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अल्कोहलिज्म डायरेक्टली नहीं पास ऑन करते, और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चे जो हैं, वो दारू छुए भी नहीं या किसी भी तरह के केमिकल को नहीं छूते हैं। लेकिन ये जो दूसरी बीमारियां हैं, परफेक्शनिज्म की, कंट्रोल की, झूठ बोलने की, सफेद झूठ बोलने की, सीक्रेटिव होना, कि अपने बारे में किसी भी चीज को नहीं बोलना। एक उदाहरण देती हूँ आपको। अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं कॉलोनी से निकलती हूँ, गाड़ी में बैठी होती हूँ, तो गेट पे कोई ना कोई पड़ोसी मिल जाते हैं, और क्यूरियोसिटी या जस्ट आउट ऑफ लर्निंग अ लिटिल बिट मोर,
गॉसिप के लिए ही सही पूछ लेते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि मैं पोस्ट ऑफिस तक जा रही हूँ या मैं शॉपिंग मार्ट तक जा रही हूँ या फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ। मैं कुछ उल्टा ही बोलती हूँ, नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू टेल देम, बट वो एक प्रवृत्ति है मेरी। मैं अपने बारे में एकदम से सच नहीं बोल पाती हूँ। मेरा पहला रिएक्शन होता है ज्यादा दूर नहीं जा रही, इधर तक जा रही हूँ, बिकॉज दिमाग में कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं लिफ्ट ही ना मांग ले बंदा। तो ये एक व्हाइट लाइट, सफेद झूठ बोलना, ये भी एक बीमारी है जो मुझ में आ जाती है। और ये सब बीमारियां जो है मैं टर्शियरी रूप से थर्ड लेवल में अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकती हूँ, भगवान की दया से, भगवान की मर्जी से। मेरी कोई अपनी संतान नहीं है, लेकिन ये चीजें मैं देखती हूँ उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं काम करती हूँ, और अपने परिवार में भी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें देखती हूँ ये सब चीजें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं तो बच्चों में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। ये कैसे होते हैं, ये कैसी डिजीज होती है? सिंपल सी बात है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब छोटा छोटा बच्चे होते हैं तो उनको फूड, वाटर एंड शेल्टर की जरूरत है, और हम उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं देते। हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं, हम उनको अब्यूज करते हैं। जहां उनको सेफ फील करना चाहिए, एक छोटे 2 या 3 साल के बच्चे को सेफ्टी की जरूरत होती है, वहां पे उसे लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं। उनके बच्चा चाहे जितना ही छोटा हो, लेकिन ये तो समझ सकता है कि ये खतरे की निशानी है। अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी में जाएं तो बच्चे की अपनी भाषा होती है। आजकल ऐसे साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो बच्चे के जो आवाज होती है उसकी आपको पूरी शब्दावली दे सकते हैं कि अगर बच्चा ऐसा इशारा करता है या ऐसी आवाज करता है तो इसका मतलब ये है। माएं ये बात बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। और एक छोटे बच्चे को भी ये ज्ञात होता है, इन विट्रो ऑल्सो, पेट के अंदर भी एक बच्चे को, उस जीव को ये पता होता है कि कब वो सेफ है, कब वो सेफ नहीं है। तो एक इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है बच्चे की, वो अफेक्ट होती है। एक सेंस ऑफ सेफ्टी उनका डिस्टर्ब हो जाता है। जब सेंस ऑफ सेफ्टी डिसरप्ट होता है तो ब्रेन जिस तरह से डेवलप होती है, जिस तरह से हमारे मस्तिष्क में हमारे तार जुड़ते हैं, वो भी बदली हो जाता है। इसका आज साइंटिफिक प्रूफ है। हम देख पाते हैं कि वो बच्चे जो सेफ्टी और सिक्योरिटी में पलते बढ़ते हैं, उनकी ब्रेन जो है वो अलग तरह से डेवलप होती है। और बनस्पत उसके जहाँ पे बच्चे अराजकता पूर्वक, केओटिक, अनसर्टेन, वायलेंट परिवारों में जब बड़े होते हैं तो उनकी ब्रेन अलग तरह से डेवलप होती है। परिभाषा शब्दों की बदली हो जाती है। जब आप देखते हैं कि आपके पिताजी आपकी माँ को पीट रहे हैं और अगले दिन ऐसा व्यवहार होता है कि कुछ भी नहीं हुआ, और मम्मी बोलती है पापा बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और पापा भी जब वापस आते हैं होश में होते हैं तो बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार की भरी परिभाषा क्या सीखता है एक बच्चा? कि इट इज ओके टू हिट समबडी, दिस इज व्हाट लव इज। मेरी जब बारी आएगी तो मैं भी ऐसे ही पिटूंगी, या मैं भी ऐसे ही पीटूंगी, या मैं भी ऐसे पिटूंगा, या मैं भी ऐसे ही पीटूंगा। तो प्यार की, आदर की, रिस्पेक्ट की परिभाषा ही बदली हो गई। और इससे डेवलपमेंटल डिजीजेस आती हैं, जैसे कि लर्निंग डिसऑर्डर्स, जैसे कि ऑल्टरनेट कोपिंग स्किल्स डेवलप करना, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अपने अंदर के रेस्टलेसनेस को स्थिर करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए हम निरंतर एक कार्य को करते हैं। अगर मैंने 4 बार हाथ नहीं धोए या डेस्क को एकदम क्लीन नहीं किया तो मुझे बेचैनी महसूस होने लगती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, ज्यादा खाना खाना, मोटापे का आ जाना, चाइल्ड ओबिसिटी। चाइल्ड ओबिसिटी में प्री डायबिटिक हो जाते हैं लोग। एक बहुत ही
इंटरेस्टिंग सी बीमारी होती है जिसमें बच्चा अपने खुद के बाल नोच नोच के निकालना शुरू कर देते हैं। जब हम ये सब चीजें देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे मेरे बच्चे का मेरे बच्चे में कुछ खराबी है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो बच्चा ये क्यों कर रहा है। बच्चे की क्यों जरूरत पड़ी कि वो अपने आप को सेल्फ सूद करे, क्यों उसको जरूरत पड़े कि वो इस तरह का व्यवहार डेवलप करे जिससे उसको आंतरिक शांति मिलती हो। एडीएचडी, आज ऐसी साइंस है हमारे पास में जो हमें बताती है कि ये सब जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं कहीं ना कहीं ये पनपते हैं आउट ऑफ अनसर्टेनिटी, आउट ऑफ चाइल्डहुड विच इज वेरी chaotic। एक बहुत बड़ा शब्द है एंड जिसे हम कहते हैं बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन क्या होता है? ये उन लोगों में होता है अक्सर जिसमें रिश्ते जो होते हैं वो अ, रिश्तों को समझने में कमी आती है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, साथ ही साथ और ट्रॉमा होते हैं जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, और उसके बाद में आगे चल के देयर इज सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। एक और बीमारी होती है जो मैं आपको बताऊं डायरेक्टली अराजकता पूर्वक एटमॉस्फेयर में होती है, वो है सेल्फ हार्मिंग की। बच्चे ब्लेड लेकर के अपने आप को काटते हैं क्योंकि वो कुछ महसूस करना चाहते हैं, वो अपने आप को दर्द देना चाहते हैं ताकि अगर हमारा दर्द कोई देखेगा तो हमें वो प्यार देंगे जिसकी हमको जरूरत है। एंड दिस इज द नेचर ऑफ एडिक्शन, नॉट जस्ट अल्कोहलिज्म बट इट इज द नेचर ऑफ एडिक्शन, बट खास करके अल्कोहलिज्म, बिकॉज अल्कोहल इज समथिंग which is so repugnant, बट हम फिर भी उसको लेते हैं। इस फोरम में खासकर अल्कोहलिज्म का मैं मेंशन कर रही हूँ बिकॉज पहली चीज जो शुरू होती है ना वो हमेशा एक घूंट ही होता है या निकोटीन के लिए एक कश होता है, लेकिन जब हम वो पहला सिप भी ले लेते हैं, जब वो हम पहला कश भी ले लेते हैं तो उससे बाकी और दरवाजे खुल जाते हैं। पहले लोग कहते थे कि अरे एक पैक से कुछ नहीं होगा, अब हमें पता है कि एक बूंद अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर यू। पहले कहते थे कि अरे कुछ नहीं होता, हार्ट डिजीज के लिए अच्छा होता है, अगर सर्दी जुकाम हो गया तो ब्रांडी पी लो, अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है एक ग्लास रेड वाइन का तो जरूर पीना चाहिए, इससे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आज हमें पता है कि अल्कोहल ये एक भ्रम है। हम ये भी जानते हैं कि अल्कोहल एक कार्सिनोजन है, जिस मतलब कर्क रोग डायरेक्टली इससे होता है, लेकिन फिर भी ये हमारी जिंदगी में है। और ये हमारी जिंदगी में बहुत, एक तो दारू की बोतल में है, लेकिन ये बहुत ही अलग अलग रूप में भी छुपा होता है, जैसे दवाइयों में होती है। हम दारू नहीं पी पाते, दारू अफोर्ड नहीं कर पाते जब स्टूडेंट्स, तो वो दूसरी चीज, दूसरा पदार्थ कोडीन या कफ सिरप पीना शुरू कर देते हैं या ग्लू स्निप करना शुरू कर देते हैं। तो एक पैक अल्कोहल आपने पिया तो सही, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये सारे द्वार खोल दिए। और बॉडी एक ऐसी चीज है जिससे आपका दिमाग भले भूल जाए, आपकी ब्रेन में कोई चीज रहे ना रहे, लेकिन बॉडी ऑलवेज रिमेम्बर्स। एक बहुत बढ़िया किताब है अगर आप लोग पढ़ना चाहें, द बॉडी कीप स्कोर, जो बताती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है आज, कि अगर हमने एक थप्पड़ भी खाया है ना तो उसकी गूंज हमारे अंदर तक रहती है। सो द बॉडी कीप स्कोर ऑफ एवरीथिंग। और ये ऐसे स्विच है हमारी बॉडी में जो एक बार ऑन हो जाते हैं फिर उनको ऑफ नहीं किया जा सकता। यू कांट अनलर्न one peg of alcohol. You can't unlearn the first, you know, drag of a cigarette. So that is the issue with alcohol कि एक बार हम वो पैटर्न सीख लेते हैं कि हमें जिंदगी में परेशानी आई, या what Dr. Bob describes, that it gives alcoholics a certain ease, a certain comfort. तो जब हम एक बार वो कंफर्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं अल्कोहल में, तो हमें ऐसा, हमारे वो जो एक अंदर एक इनर कंट्रोल होता है वो बटन ही स्विच ऑफ होने लग जाता है
और एक ऐसी स्टेज आती है जब वो बटन, मतलब वो पूरा सर्किट ही उड़ गया होता है, हम उसे नहीं वापस ला पाते। So what Dr. Bob, Dr. Silkworth said, and then later on, Bill and Bob, both of them talked about it, and Bob का तो बहुत खास खुलासा है। आज ही बात हो रही थी, सुन रही थी मैं कि डॉक्टर बॉब नाइटमेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक दूसरे ग्रुप में। तो ये सुन के बहुत खुशी होती है कि we had the message a long time back. Though worthy doctors of that time, Dr. Silkworth and Dr. Bob, both of them, even without the science, they understood that alcohol is a disease which works at multiple levels inside us. ये ना सिर्फ मुझे बीमार करती है, लेकिन मेरे जो करस्पॉन्डिंग नॉर्मल स्पाउस होता है उसे बीमार कर देती है, क्योंकि ये एक प्रतिक्रियावादी डिजीज है। मैं दारू पीती हूँ तो मेरा पार्टनर रिस्पॉन्ड करता है और मैं ये डिजीज को अपने बिहेवियर से उनके बिहेवियर में पहुंचा देती हूँ। उनका बिहेवियर जैसे जैसे बदली होता जाता है, अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए, वो जैसे जैसे बदलते हैं, तो हमारे समाज के लोगों की प्रतिक्रिया हमारे प्रति एज अ कपल, एज अ फैमिली बदली होने लग जाती है। और जब हम ये हमारे बच्चे होते हैं तो हम उस डिजीज को अपने बच्चों में भी इन्फेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ एक शरीर की बीमारी है जो डीएनए में से, हमारे जीन्स में से पास ऑन होती है। इट गिव्स द नेक्स्ट जनरेशन हैज अ इक्वल चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप फुल ब्लोन अल्कोहलिज्म, बट ये एक हम अपनी सोच में भी उनको दे देते हैं, जैसे कि कंट्रोल, फियर। अभी तक मैंने सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करी जो मतलब मैं डायरेक्टली जिसके बारे में बोल सकती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, वो होती है फियर की। और ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, इनर ड्रग फार्मेसी का। हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, किस तरह से वो भी हमें कंट्रोल करते हैं, ये हम सबको पता है। खासकर women have a lot of mood changes because their hormones change every month. किसी का माइक अनम्यूट हुआ था। I'll just wind up in a couple of minutes, so thank you. Right. So एक ये जो डिजीज होती है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, हार्मोन्स। यस, सो the women go through almost monthly change of hormone, and then we have 2 or 3 types of hormonal changes जहाँ पे हमारी पूरी बॉडी इफेक्ट हो जाती है। और men also go through the same thing. लेकिन जो बच्चे डर और अराजकता में में पलते बढ़ते हैं, उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो हाई मात्रा में रहते हैं, जो होने नहीं चाहिए। एक्चुअली उनके बॉडी में होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जो उनके जो बढ़ने की शक्ति है, उनके ब्रेन डेवलपमेंट, उनकी बॉडी डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हार्मोन होने चाहिए, हैप्पी हार्मोन्स होने चाहिए। लेकिन क्योंकि बच्चा हमेशा एक अनसर्टेनिटी में रहता है कि अभी अगले मोमेंट क्या होने वाला है, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मार पड़ेगी नहीं पड़ेगी, रात को सोने मिलेगा कि नहीं, बिस्तर होगा कि नहीं, घर के बाहर सोना है, घर के अंदर सोना है, इन सब चीजों को लेकर के जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग हैप्पी हार्मोन्स, दे हैव दीज सैड एंड डिफेंसिव हार्मोन्स, जिसमें हम फाइट एंड फ्लाइट, की मुझे भागना है या मुझे चुप बैठना है या मुझे लड़ना है, ये वाले हार्मोन्स उनके बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। और इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि हमें एक्साइटमेंट, ड्रामा की बहुत जरूरत पड़ती है। मुझे तो खैर पड़ती है, मतलब मैं हमें बोल रही हूँ, तो दैट्स बिकॉज आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड वी ऑल हैव अ कलेक्टिव ओपिनियन अबाउट इट। बट मुझे मेरे को लगता था कि अगर मेरी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, तो कुछ मिसिंग है। और वो आदत कहाँ से पड़ी? दारू और ड्रामे से। मुझे पता होता है कि अभी शादी ब्याह हो रहे हैं, ये वाले मामा जी और वो वाले फूफा जी अभी दारू नहीं पी रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, थोड़ी देर में 2 पैक पियेंगे, उसके बाद तीसरे पैक के बाद इनका झगड़ा होने वाला है, या तो इनको संभाल लो या कट लो।
अपने पापा का ध्यान रखना पड़ता था, मेरी मदर भी पीती थी तो उनको भी देखना पड़ता था, उन दोनों को देखना पड़ता था जब वो साथ में है। जिंदगी मतलब इट वॉज ऑल अबाउट एक्साइटमेंट। मुझे लगता था मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ कि मैं इधर भाग के डॉक्टर को लेके आ रही हूँ, एंड आई थॉट आई वाज लाइक द स्मार्टेस्ट किड जिसने 14 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीख लिया, अम्बेसडर कार वो भी। मुझे लगता था कितनी दुनिया फतेह कर ली मैंने, लेकिन दुनिया फतेह नहीं करी थी। मैं तो सब आई लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज आई डिड नॉट I just got addicted to that excitement, to the need to control, to the need to be in the middle of a crisis and managing. मेरी सेल्फ एस्टीम ही उससे बढ़ती थी। तो साथियों, एक जीने का अलग तरीका भी है, जिसे हम फोर्थ डायमेंशन बोलते हैं। बिग बुक में इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, उसको जरूर पढ़ें। ये फोर्थ डायमेंशन इज द सोबर डायमेंशन, एक ऐसी डायमेंशन जिसकी हमें परिकल्पना भी नहीं थी। हम वो जो शराबी परिवारों में पले बड़े हैं, हमें इस फोर्थ डायमेंशन की परिकल्पना भी नहीं थी। आज जब मैं एक संयमी, सोबर और इमोशनली सोबर जिंदगी बिता रही हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत पता चलता है कि देयर इज दिस ब्यूटीफुल वे ऑफ लिविंग जहाँ पे देयर इज सर्टेनिटी, जहाँ पे देयर इज ठहराव, जहाँ पे एक दूसरे के लिए आदर सही मायने में होता है, जहाँ पे प्यार के मायने होता है एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे को कंट्रोल करना नहीं। एक थप्पड़ मारने के बाद में सॉरी बोल के आई लव यू बोलना, दैट इज नॉट लव। लव इज केयरिंग, लव इज सैक्रिफाइसिंग, लव इज गिविंग। यू नो being a good leader does not mean crisis management. Being a good leader means having innovative thinking, having a vivid imagination, having the courage to do things which other people cannot do, and that does not include taking my father to the clinic at 2 o'clock in the morning. So this fourth dimension is certainly something to be explored. And अगर आपको कहीं भी मौका मिलता है कि आज आप अल्कोहल के बारे में बात करें, तो पहले जब मैं आई थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, तो मुझे मेरे जो ओल्ड टाइमर्स थे वो बताते थे कि हम शराब के अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ शराब की बीमारी जिनमें होती है उनमें ही हम बोलते हैं कि उन्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज आई एम एन अल्कोहलिक। आज मैं ये बोलती हूँ कि मैं वाकई में शराब के अगेंस्ट हूँ, बिकॉज ये एक पॉइजन है, और ये जानते हुए कि ये एक पॉइजन है, कोई फिनाइल पिएगा क्या? हम फिनाइल नहीं पीते, हमें पता है ये जानलेवा है। कोई जानते बूझते कोबरा का विष पिएगा क्या? नहीं पिएगा, हमें पता है ये पॉइजन है। शराब भी वैसा ही एक पॉइजन है। अगर किसी को सबूत चाहिए, प्लीज लुक अप WHO वेबसाइट, प्लीज लुक अप साइंटिफिक लिटरेचर ऑन सोशल मीडिया, things like Google Scholar, where they publish really good papers about how alcohol is a totally toxic substance, it is psychoactive, and it is carcinogen. With that, I end my sharing. आज की शेयरिंग एक्सपीरियंशियल से ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही, लेकिन आई जस्ट वांटेड to introduce this concept and to share openly about it. एक और भी चीज आती है जो मैं बहुत ही शॉर्ट में बताती हूँ कि there are 3 stages of dealing with this disease. The first stage is denial. एंड आज की जो मैंने शेयरिंग करी, जो शायद मैं शेयर करने से पहले प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मैं बोलूं क्या, तो मुझे यही समझ में आया कि मेरा पहले ये शुरू हुआ ये डिनायल से कि नहीं, मुझे अल्कोहलिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो अपने पिताजी की तरह अल्कोहल नहीं पीती। वो मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनकी नौकरी चली गई, मेरी तो नहीं गई। मैं तो आराम से पीती हूँ और चुपचाप से सो जाती हूँ। तो ये मेरी जो डिनायल थी, इसका टूटना बहुत जरूरी था। डिनायल के बाद में मैंने 8 साल रेजिस्टेंस में बिताए कि नहीं, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं अल्कोहल ज्यादा पीती हूँ, लेकिन मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। और मैंने बहुत रेजिस्ट किया इसको और सेल्फ हेल्प करने की कोशिश करी, और बहुत सारे नुस्खे अपनाए कि जैसा कि चैप्टर 3 में कहा गया है कि दिन में नहीं पीना, अकेले नहीं पीना, और अपने आप को सैनिटोरियम में बंद कर देना, दैट
that entire paragraph on in chapter 3, which talks about all the things I did to resist alcoholism and admitting that I have alcoholism. And the way to deal with these steps is acceptance. Complete acceptance that alcohol is bad for me in any way, shape, or form. That my problems in life actually started when alcohol entered my life, and then because it is a gateway to all other things, mental distortions, body distortions, and it allows me, somehow my judgment center gets distorted. मेरा जो judgment center है, मेरी निर्णय शक्ति जो है वो खराब हो जाती है. तो इसके वजह से मैंने और बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जो बिल्कुल गलत थे मेरी लाइफ में. मेरी जजमेंट एकदम ऑफ हो गई थी और उसकी वजह से मैंने ऐसे ऐसे काम किए जो मैं नहीं करना चाहती थी. With that, I end my sharing. I thank the group for allowing me to come back and share my story. Thank you Sudhir भैया, thank you सिद्धू, thank you अमित जी. आप सभी ग्रुप मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ होने का और मुझे सुनने का. Thank you. Thank you.